press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं नूर फातिमा आज आपको कक्षा 8 का पाठ यानी भारत की खोज कराने जा रही हूँ। भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है और ये पाठ तब लिखा गया था जब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेज़ लोग भारत में शासन कर रहे थे। और अंग्रेज़ लोग जो हैं हमारे देश के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को देश के लिए जो आवाज़ जो भी उठाते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो भी सैनिक आवाज़ उठाता था उनको अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, कारावास यानी जेल में डाल दिया करते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी जेल में डाल दिया गया था। तो ये पाठ उस समय लिखा गया है, यानी नेहरू जी को जब कारावास में डाल दिया गया था तो इस पाठ को उन्होंने तब वहाँ रहकर लिखा है। नेहरू जी को भी ऐसे कई काम दिए गए थे जो अन्य कैदियों को दिए जाते हैं, जैसे कि बागवानी करना, खुदाई करना, पत्थर तोड़ना, ईंट तोड़ना, मिट्टी खोदकर फल फूल उगाना, ये सारे काम कैदियों को दिए गए। लेकिन नेहरू जी को बागवानी का काम सौंपा गया, यानी गार्डनिंग। बागवानी क्या है? गार्डनिंग करना, जो उन्हें बहुत ही शौक था। हम देख सकते हैं ना, सिंबल उनकी कोट पर, उनके अचकन पर कभी भी गुलाब का फूल रहता है, तो उन्हें फूलों से बहुत प्यार था, इसलिए उनको बागवानी का काम दिया गया था। और वहाँ उनको क्या क्या अनुभव हुआ इसी का इसमें जिक्र किया गया है, इसी की चर्चा उन्होंने की है और उसी को लिखा गया है भारत की खोज। तो भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में भी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका ये हिंदी अनुवाद है बच्चों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है भारत की खोज। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में यानी 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 3 महीने के कारावास के दौर में लिखा था और ये पुस्तक 1946 में क्या भी प्रकाशित हुई। तो इस पाठ में ये दिखाया गया है कि किस तरह वहाँ पर उनको अनुभव, क्या क्या उनके साथ अनुभव हुआ, ये सब कुछ इसमें लिखा गया है। और वे क्या सोचते थे देश के लिए, उनका क्या ख्याल था, देश जो गुलाम था उसे हम आज़ाद कैसे करवाएं, ये सारे के सारे अनुभव इस पाठ में मिलते हैं। तो उसको आज़ाद कराने के लिए उनके दिल में कैसी बेचैनी थी, कैसी तड़प थी, क्या क्या संघर्ष उठाने पड़े, ये सब इस पाठ में बहुत सुंदर ढंग से क्या है लिखा गया है। और ये अहमदनगर का किला जो है इसमें 2 भाग हैं। इन्हें पहला वाला है अतीत का भार और दूसरा अतीत का दबाव। पाठ शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं जवाहरलाल नेहरू का एक छोटा सा परिचय जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, देख लीजिएगा। सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के क्या है निर्माता हैं। महात्मा गांधी की अगुवाई में, यानी कभी भी उनके साथ रहने के कारण उनकी अगुवाई में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया था। सन 1947 में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से देश आज़ाद हुआ, 1947 में, और वे 1947 से 1964 तक यानी 1964 तक प्रधानमंत्री रहे, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। भारत के अलावा इन्हें दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानववादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर अपनी आवाज़ बुलंद की। एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी सर्वविदित है। उनकी पुस्तकें विश्व इतिहास की झलकियाँ, आत्मकथा और भारत की खोज जो क्लासिक का दर्जा हासिल है इनको। क्लासिक पुस्तकों में ये सारी इनकी पुस्तकें आई हुई हैं।
भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 यानी 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। यानी जब ये 5 महीने कारावास में थे तो उस समय ये लिखा गया है। पुस्तक रूप में ये प्रकाशित हुई 1946 में। यानी इसका ये कब प्रकाशित हुई? 1946 में, लेकिन लिखा गया था इसको 1944 में, जब वे 5 महीने के कारावास में थे। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविधि समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है, ये लिखा गया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। 6-7 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो इस महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना समझना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला पार्ट 1। इन्हें नहीं अपने अनुभवों को क्या कह रहे हैं। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे प्रकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। ये नेहरू जी की कितनीवीं जेल यात्रा थी? 9वीं, यानी वो 8 बार जेल यानी कारावास जा चुके हैं। अब इस समय ये कारावास अहमदनगर के किले में जो हैं ये उनकी 9वीं यात्रा है। 9वीं इनकी 9वीं जेल यात्रा है इनकी। इन्हें आप जानते हैं ना, देश की आज़ादी के लिए जो भी दीवाने इन्हें सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी घूमते रहते थे, उनको अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, पकड़कर बंदी बना लेते थे। तो इस तरह से नेहरू जी को भी जेल में डाला गया। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका है। यानी अब उस किले में रहकर, उस कारावास में, जेल में रह जाकर कितने दिन हो गए हैं? 20 महीने, 20 मंथ्स, उससे भी ज़्यादा हो गए हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे प्रकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया था। जब पहली बार नेहरू जी को जेल में डाला गया था तो वहाँ पर क्या था? यानी रात का समय था। यानी चांद तो रात में ही नज़र आता है ना। तो क्या कहते हैं, जब यहाँ हम पहुँचे, यानी अहमदनगर किले में हमें कारावास ने बंदी बनाकर डाल दिया गया था, तो उस समय रात थी और अंधेरे आकाश में क्या था? आसमान में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। यानी रात के अंधेरे में किसने इनका स्वागत किया? झिलमिलाते चांद ने, यानी चमकते चांद ने इनका स्वागत किया। यानी जैसे कि दूज का चांद किसे कहते हैं? दूज के चांद बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। यानी दूज का चांद क्या है? ये एक मुहावरा है। दूज का चांद, इसका अर्थ है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। क्या है बच्चों? दूज का चांद, ये क्या है? एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। बहुत दिनों के बाद दिखना, दिखाना, एक ही है। इसे दूज का चांद जो आकाश में चमक रहा था, और वो महीना कौन सा था? शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था।
शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं? यानी महीने में 2 पक्ष होते हैं, जानते हैं ना आप, एक महीने में 2 पक्ष, यानी जिसको हम कहते हैं ना फुल मून एंड नो मून डे। यानी शुक्ल पक्ष क्या है? इसमें चांद चमकता है, यानी पूरे का पूरा चांद उसमें चमकता है, फुल मून डे जिसे हम कहते हैं। और वो पूरा का पूरा, इसमें क्या है, शुक्ल पक्ष महीने के ये 2 पक्ष हैं। शुक्ल पक्ष में 2 महीने हैं। एक महीना क्या है, 2 पक्ष होते हैं महीने के 2 पक्ष हैं। मंथ में 2 पार्ट्स, महीने के 2 पक्ष। पहला शुक्ल पक्ष, दूसरा कौन सा है? दूसरा कृष्ण पक्ष करके, कृष्ण पक्ष। इन्हें शुक्ल पक्ष में चांद चमकता है और पूरा दिखाई देता है, चांद पूरा दिखता है। और कृष्ण पक्ष में चांद घटते जाता है, घटते 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 क्या हो जाता है, पूरा चांद समाप्त हो जाता है। तो वो हम अमावस्या भी कहते हैं ना उसको, अमावस्या। तो वो कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष में हम लोग क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष को हम लोग शुभ मानते हैं और सारे के सारे अच्छे काम उसी पक्ष में होते हैं, शुभ मनाते हैं। जो चांद के इसमें यहाँ पर क्या है, दर्शन हो रहे हैं। किसको? इस पार्ट में नेहरू जी को पूरे चांद के दर्शन हो रहे हैं। यानी उस चांद को देखकर ही उन्हें पता चल रहा है कि ओहो, यहाँ से अब 1 महीना हुआ बीत गया है, बोल के उस चांद को देखकर ही उन्हें पता चलता था कि वहाँ पे दिन कैसे बिता रहे हैं। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिलाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया है, यानी स्पेंड करना 1 और महीना चला गया है करके चांद को देखकर पता चलता है। तो चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचरा है, मेरा सच्चा मित्र, मेरा सच्चा साथी कौन रहा है? चांद, पंडित नेहरू जी का। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आता है। जैसे हर एक के जीवन में रात के बाद दिन अवश्य होती है और हर दुख के बाद सुख की प्राप्ति हो ही जाती है। ये उस चांद को देखकर कह रहे हैं कि चांद क्या याद दिला रहा है कि अभी कष्ट के समय हैं, ये जल्दी से जल्दी बीत जाएंगे और सुख के दिन आ जाएंगे करके। तो चलिए देखते हैं अब अतीत का भार। ये अतीत का भार, अतीत यानी बीता हुआ, पास्ट है ना, जो समय बीत गया है उसका भार। भार यानी बोझ, कैसे कैसे कठिनाइयाँ उठानी पड़ी, कैसे कैसे संघर्ष उठाने पड़े, ये सब बीते हुए समय में क्या क्या हुआ करके ये बता रहे हैं। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। यानी कि दूसरे अन्य जेलों में भी जब थे ना, कि मैंने कहा था कि स्वतंत्रता सेनानियों को जब भी अंग्रेज लोग देखते तो उन्हें पकड़कर बंदी बना लेते थे। तो इसी तरह से दूसरी जेलों की तरह भी यहाँ अहमदनगर के किले में जब इनको बंदी बना लिया गया तो यहाँ पर भी इन्हें कौन सा काम सौंपा गया? बागबानी, गार्डनिंग, जो कि इनके बहुत प्रिय थी। तो बागबानी करना शुरू कर दिया। तो पंडित नेहरू जी ने कौन सा काम करना शुरू कर दिया? बागवानी यानी गार्डनिंग। जेल में रहकर नेहरू जी ने कौन सा काम संभाला? बागवानी। बागवानी का काम इन्होंने यहाँ पर भी संभाला, यानी गार्डनिंग। ठीक है बच्चों, मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। जैसे कि मैं रोज़ कई घंटे, हर रोज़ कारावास में रहते हर बंदी को चुपचाप नहीं छोड़ा जाता था, उनसे कठिन से कठिन परिश्रम कराई जाती थी। ऐसे ही चुपचाप उन्हें खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता था। जो मेहनत करेगा उसी को
सब कुछ मिलता था। तो चाहे वो बारिश हो यानी वर्षा के दिन हो, तपती यानी झिलमिलाती तेज़ धूप हो, कड़ी से कड़ी सर्दी हो, कैसे भी दिन हो, कैदियों को क्या करना था, काम करना पड़ता था, परिश्रम करना पड़ता था। तो तपती धूप में मैं फूलों के लिए क्या है, क्यारियाँ बनाई। तो अधिक से अधिक समय नेहरू जी ने क्यारियाँ बनाना, जो कि फूलों को वहाँ पे उगाना है, तो इस तरह से फूलों के लिए क्यारियाँ उन्होंने बनानी शुरू कर दी। तो वहाँ की मिट्टी जो थी ना बहुत ख़राब थी। मिट्टी ऐसे जब हम खुदाई करते हैं तो खोदने का काम इतना आसान नहीं था। वहाँ की मिट्टी जो थी ना बहुत ही क्या थी, ख़राब थी। यानी वो साफ़ मिट्टी होती है, यदि मिट्टी वहाँ की नरम होती तो उसको अच्छी तरह से खुदाई कर सकते थे, लेकिन वो ज़मीन जो थी सारी की सारी पत्थरों से बनी थी, पथरीली ज़मीन थी। तो इस कारण क्या है, खोदने में बहुत दिक्कत होती थी, कठिनाई होती थी बच्चों। तो मिट्टी वहाँ की बहुत ख़राब थी। ख़राब यानी कैसी थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई, यानी वो पथरीली पत्थरों से भरी हुई मिट्टी थी। तो जैसे ही खोदना पड़ता था तो वहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर निकलते थे और पुराने मलबे यानी पुरानी चीज़ें, पुराने खंडहर, जैसे कि उस समय की ये स्वतंत्रता पूर्व की बात है, तो ये जैसे ही खोदा करते थे वहाँ पर पुरानी चीज़ें उस धरती, उस मिट्टी जब भी वो खोदते थे तो अंदर से ऐसी चीज़ें निकलते थे, मलबे और अवशेष, इन्हें दबा हुआ वहाँ पे जो कुछ भी सामान हुआ करता था उस समय का, उस दौरान का, तो वो सब कुछ उसमें से निकलता था। चूँकि यह इतिहास स्थल है, हिस्टोरिकल प्लेस कहते हैं ना, इसलिए वहाँ पर ऐसी चीज़ें मिल रही थी। इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ देखी हैं। तो ये ऐतिहासिक स्थल है। तो उस समय जो भी युद्ध हुए, जो भी चीज़ें वहाँ पर दबी हुई थी उस धरती में, तो अभी खोद रहे हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं, बाहर निकल रहे हैं। राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ यानी कोई भी मित्र, यानी कोई सच्चा साथी हमारे साथ है, समझ लो वो हमारा साथ रहता है, पर वो हमारे साथ रहकर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दुश्मन को देता है, शत्रु को देता है, जो वो मिला जुला उसके साथ उन दुश्मनों से मिलकर वो हमसे क्या करता है, धोखा देता है, इसे कहते हैं दुर्भिसंधि। तो ऐसे कई सारे चीज़ें उस समय मौजूद थी। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, यदि अभी तो ये क्या है, शुरुआत है, इतिहास इतना पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई अहमियत भी नहीं है, यानी घटनाओं की दृष्टि से भी देखें, ऐसे इंसिडेंट्स जो भी वहाँ पर देखें तो उसकी भी कोई ग्रेट इम्पोर्टेंस कहते हैं ना, उसका भी कोई विशेष महत्व नहीं है, अभी तो ये शुरुआत थी। पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी क्या है, याद की जाती है। बट एक इंसिडेंट याद किया जा सकता है, और वो इंसिडेंट यानी वो घटना कौन सी है, ये घटना है चांद बीबी। यानी चांद बीबी नामक एक सुंदर महिला, उसके साहस की कहानी है इसमें, उसकी ब्रेवरी, उसकी ब्रेव स्टोरीज जो हैं, चांद बीबी की इसमें घटना एक याद की जा रही है। कौन है चांद बीबी? शायद आप लोगों ने इसको इतिहास आपके सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा, सोशल साइंस में, चांद बीबी की कहानी। तो ये घटना जो है यहाँ पर जुड़ी हुई बता रहे हैं पंडित जी। ये घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, उसके साहसी की, उसके हिम्मत की कहानी। इन्हें वो क्या थी, साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। यानी जिसने इस किले की रक्षा के लिए, इस किले की, अहमदनगर के किले की रक्षा के लिए चांद बीबी ने क्या किया, किससे मुकाबला किया, किसके अगेंस्ट, किसके विरुद्ध किया, अकबर की शाही सेना, अकबर जो कि मुगल सम्राट था, उसकी सेना के विरुद्ध इसने क्या है, हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का उसने क्या किया, नेतृत्व किया। इन्हें सारा भार अपने ऊपर लेकर, लीडरशिप जो कहते हैं, ऐसा वो लड़ती रही। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। जैसे कि कहते हैं ना, दुर्भिसंधि, एक उसकी हत्या उसी के संग में रहने वाले एक
व्यक्ति के हाथों उसकी हत्या हो गई। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। इन्हें जब ये लोग खोद रहे थे वहाँ पे फल फूल उगाने के लिए, जो मिट्टी वहाँ पर बंजर ज़मीन को भी उन्होंने क्या किया, उपजाऊ बना दिया था। इन्हें पथरीली ज़मीन को भी इन्होंने खुदाई करके वहाँ पर उगाना शुरू कर दिया था। जैसे वो खोद रहे थे ना, उस दौरान इन्हें उस समय ज़मीन की सतह, इन्हें उस ज़मीन के लेयर में बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से, सतह के बहुत नीचे, जैसे ही वो लोग खोदते गए खुदाई करते गए, तो जैसे ही थोड़े अंदर पहुँचे तो वहाँ उन्हें क्या मिले, प्राचीन यानी पुराने दीवारों के हिस्से, दीवार जो कहते हैं ना वॉल्स, उसके हिस्से निकले और कुछ गुंबदों के इस तरह से हिस्से जो टूटे फूटे थे सब बाहर उसमें नज़र आने लगे। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली ही है और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। ये तो बंदी रूप में थे, तो इस कारण इनको ज़्यादा से ज़्यादा अंदर खोदने का परमिशन नहीं था और ना ही इन्हें ऐसे कोई वेपन्स यानी टूल्स दिए गए थे, इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए थे जिससे कि वो और भी अंदर तक खुदाई कर सके। क्यों नहीं दिए गए थे? क्योंकि उस समय डर था कि कहीं कैदी उसी हथियारों को लेकर जेल से कहीं छूट ना जाए करके उस समय उनको परमिशन नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर खुदाई करें। तो बस ऊपरी सतह जो खोदते गए उसी में उन्हें ये अवशेष मिलते गए। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है। तो नेहरू जी ने अब बागवानी का काम छोड़ दिया है। इन्हें अब हाथ में कुदाल यानी फावड़ा जो कहते हैं उसको छोड़कर उन्होंने क्या थाम लिया है, कलम यानी पेंसिल। पेन इज़ माइटियर देन स्वर्ड कहते हैं ना, तो कलम इन्होंने उठा ली है। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। यानी कि इन्होंने कलम तो ठान ली है लिखने के लिए, पर सोच क्या रहे हैं, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता, यानी जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता, हमें स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक क्या और कर्म यानी देश के लिए जो भी काम हम कर रहे हैं सब जब तक हम नहीं करते, अब वर्तमान का जो भी अनुभव है वो भी हिस्सा नहीं बना सकता मैं। यानी ऐसा कुछ खास अभी प्रेजेंट में यानी वर्तमान में ऐसा कुछ है भी नहीं जिससे कि मैं कुछ लिख सकूं। जब तक मैं आज़ाद ना हो जाऊं ऐसा मैं अभी भी कुछ नहीं लिख सकता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। अरे ना ही मैं भगवान का दूत हूँ जिससे कि मैं आगे चलकर भविष्य में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में लिख सकूँ, मुझे तो ये भी ज्ञान नहीं है। इसलिए ना ही मैं अब का लिख सकता हूँ, ना ही मैं भविष्य का लिख सकता हूँ। फ़िलहाल कुछ लिख नहीं सकता मैं। अतीत के बारे में तो ऐसा कुछ है भी नहीं ज़्यादा से ज़्यादा जिसे मैं लिख सकूँ। बचा रहता है अतीत पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। इन्हें पास्ट बीता हुआ जो कुछ भी है वो भी क्या है, मैं इतिहासकार तो नहीं हूँ या स्कॉलर तो नहीं हूँ जो पूरा मैं लिख सकूँ। इन्हें ऐसे ज़्यादा कुछ है भी नहीं है। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। यानी अपने आज के विचार, अब प्रेजेंट जो है मेरे विचार, इसी के ऊपर जो भी मैं क्रियाकलाप करने के जा रहा हूँ उसके संबंध में हाँ पॉसिबल है कि मैं अब ऐसा करूँगा, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, अपने देश को आज़ाद करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में क्या है मैं लिख सकता हूँ। जैसे गेटे ने एक बार कहा था, गेटे इन्हें एक महान संत जो थे उन्हें कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक क्या है राहत दिलाता है। इन्हें वो क्या कह रहे हैं, इतिहास लेखन
ये इतिहास यानी हिस्ट्री का जो राइटिंग है, ये अतीत के भारी बोझ से, अतीत में जो भी बोझ, जो भी कठिनाइयाँ, जो भी संघर्ष झेले गए थे, वो सब लिखकर क्या होता है, एक सीमा तक क्या मिलती है, हमें शांति मिलती है, राहत मिलता है, चाहे वो एक हद तक राहत दिलाता है। तो ये रहा अतीत का भार बच्चों। अब देखेंगे अतीत का दबाव, वही अतीत बीता हुआ समय, अतीत जिसे हम कहते हैं पास्ट, और उसका दबाव क्या है, बोझ के तले दबना। किन किन चीज़ों से दबना पड़ा, ये चलिए हम देखते हैं। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करते हैं, है ना। दबाव, ये प्रेशर जो है, ये भले हो यानी अच्छे हो या बुरे हो, ये दोनों तरह से क्या है, हमें परेशान करते हैं कि न जाने कैसे होंगे बोल के। कभी कभी ये दबाव दम घोटू हो जाता है, इतने व्याकुल, इतने परेशान, इतने बेचैन ये जानकर हो जाते हैं कि हमें कभी कभी दम घुटने लगता है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है। सभ्यता हमारी संस्कृति जो है पुरानी, उसमें मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है, आफ्टर ऑल मेरी क्या विरासत है। विरासत यानी जो हमें पूर्वजों से मिलता है, विरासत। मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सबका जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी हैं और हमें आकर्षित करती हैं। आखिर मैं उत्तराधिकारी हूँ, तो मैं किस बात का उत्तराधिकारी हूँ, क्या जानकर ये सब मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान, 10,000 सालों से जो भी हासिल किए हैं, यानी कि क्या क्या हासिल किए थे, उनकी विजय का उल्लास का मैं उत्तराधिकारी हूँ, उनकी विजय को लेकर जो खुशी मनाई जाती है उसका, या उनकी पराजयों का यानी उनकी हार की उस दुखद यंत्रणा को लेकर, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्य, या मानव उस समय जो साहसिक कार्य किए थे उनकी शुरुआत युगों पहले हुई थी और जो अभी जारी है, वो सब चीज़ें हमें क्या है, आकर्षित करती हैं। मैं इस सब का वारिस हूँ, यानी मैं वारिस हूँ तो इन सब का, यानी विजयों के उल्लास का, पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उस हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का मैं वारिस हूँ, साथ ही उन सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात है जो अनोखी नहीं है। और कौन सी बात है जो अनोखी नहीं है? क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता, कोई भी व्यक्ति हर एक व्यक्ति से अलग नहीं है, सब एक ही प्रकार के हैं जो एक ही तरह से क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिलाने के लिए आपस में मिलकर एकजुट हो रहे हैं। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, तो कौन सी बात है? जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है, यानी हम सब के मनुष्य होने के नाते हम सब में ये बात समाई है, किसमें? हमारे रक्त में, यानी हमारे ब्लड में, हमारे फ्लैश में, मांस में और अस्थियों में, बोन्स में ये समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप क्या है, बना है, और हमारा भावी रूप भी क्या है, आगे चलकर बनेगा। और वो दिन ज़रूर आएगा जब हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे, उन्मुक्त कराएंगे, स्वच्छंद कराएंगे बच्चों। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान परिसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में क्या है, घर किए गई है। यानी विशिष्ट विरासत, आज जो हमारा देश आज़ाद है तो सबके प्रयासों से, है ना। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। इन्हें देश में जो कठिन काम हुए हैं उन्हें लिखना क्या है, इतना आसान नहीं है। देश में इतने महान काम हुए हैं, उनके बारे में हम लिख ही नहीं सकते।
किस तौर से इतने आसानी से हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। कई सारे वीरों के प्राण त्याग दिए गए, बलिदान कुर्बान के बाद हमारा देश क्या है, आज़ाद हुआ है। और वो सब चीज़ें सोचकर भी मुझे भयभीत करते हैं ना, मुझे डर लगने लगता है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। मुझे इन्हें नेहरू जी कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि मैं सिर्फ ऊपरी तौर पर ही इसका मैं क्या कर सकता हूँ, स्पर्श करके, छू करके, मैं सिर्फ महसूस करके ही मुझे ऐसा एहसास होने लगता है कि वो समय कितनी कठिनाइयों से गुजरा रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये है भारत की खोज का, जिसे आप देख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया का ये हिंदी रूपांतर है। तो इसी तरह यहाँ पर पंडित नेहरू कह रहे हैं कि हमारे देश में जितने महान लोग हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी, महान दार्शनिक, ऋषि मुनि, इन्होंने देश के कल्याण के लिए महान कार्य किए हैं। ठीक है बच्चों, आप भी 1 से 2 बार इस पुस्तक को पढ़ते रहो और संभव हो सके तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया देख लिया करो। और वैसे भी आपके सामाजिक विज्ञान में ये चीज़ें आप पढ़ ही चुके हो, जो आगे चलकर भी हम जानेंगे कि इसमें क्या है। धन्यवाद।